भारत सरकार ने यूएसए के साथ एक ट्रेड डील करी है और दबाव में आकर के करी है। सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान इस डील का जो है किसान को है, और किसान में भी पर्टिकुलर 2 स्टेट को, 3 स्टेटों को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान है। जम्मू कश्मीर को नुकसान है, हिमाचल को नुकसान है, उत्तराखंड को नुकसान है। जहाँ सेब का उत्पादन करने वाला किसान है उसके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ेगी। हमारे और अमेरिका में खेती करने वालों में बहुत बड़ा अंतर है। एक हमारा जो देश है वहाँ 65% के करीब लोग जो है वो खेती पर निर्भर करते हैं, और खेती करने वाला जो किसान है उसके पास जो एवरेज जमीन है वो 1 हेक्टेयर है। कोई भी बड़ा जमींदार नहीं है। बड़ा जमींदार नहीं होने का एक कारण है कि यहाँ पे सीलिंग एक्ट आया था, और उसकी वजह से, सीलिंग लगने की वजह से ज़मीनें जो वो कम होगी। कितना बड़ा भेदभाव है कि कोई इंडस्ट्री लगाता है इस देश में तो वो चाहे 1000 करोड़ की लगा ले, चाहे वो 10,000 करोड़ की लगा ले, उसको तो सरकार की तरफ से बड़ी सब्सिडी दी जाती है। 25% से लेकर के 35% तक उसको सब्सिडी के रूप में पैसा दिया जाता है। और किसान जो है वो 32 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। अगर वो ज़मीन 32 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास है तो सीलिंग एक्ट के तहत सरकार उस ज़मीन को अपने अधीन कर लेती है और आगे उस ज़मीन को अपनी मर्जी से किसी को अलॉट कर देती है। वहाँ पे जो किसान खेती करने वाला है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे यूरोप का है, चाहे वो कनाडा का है, चाहे वो किसी भी मुल्क का है, उसके ऊपर कोई सीलिंग एक्ट नहीं है। और वहाँ 8% लोग सिर्फ खेती करने वाले हैं। उनके पास हजारों एकड़ के फार्म है। वहाँ पे जो सरकार है किसी भी किसान का 1 पैसा भी खा नहीं सकते। उसका एक कारण है कि जो हजारों एकड़ का किसान है उसकी पहुंच बड़ी है। उसको पता है तुझे सब्सिडी के रूप में कितना पैसा मिलना है, उसे ये पता है कि तेरी फसल के दाम तुझे कितने मिलने हैं। वहाँ पे अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो फिर सरकार की जिम्मेवारी है कि एवरेज यील्ड निकाल करके उसको उतना पैसा उसके खाते में दे, ताकि वो किसान अगली फसल सरकार को बो करके दे सके। हमारे यहाँ पे किसी की फसल खराब हो जाती है तो उस पर कैप लगा दिया, ये कह दिया कि किसान की फसल अगर खराब हुई है तो पूरे गांव के किसान की फसल खराब होगी तो ही उसको उसका मुआवजा मिल सकता है। और वो मुआवजा भी अलग अलग कंपनियों को दे दिया। वो उनकी मर्जी है वो किस तरह का सर्वे कराएं। वो अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार करा करके किसको कितना पैसा दे ना दे, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख करके उसमें रुकावट पैदा कर देता है। हम कोई चीज़ यहाँ से निर्यात करते हैं तो हमारे निर्यात के ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि हम जो चीज़ निर्यात कर रहे हैं वो उस मुल्क तक पहुँच जाएगी और उस मुल्क में बैठी कंपनी हमारी उस फसल को, हमारे उस निर्यात को खरीद लेगी। होना ये चाहिए कि अगर मान लो मैं अपनी गेहूँ
किसी कंट्री में भेजता हूँ, अपना फ्रूट किसी कंट्री में भेजता हूँ, तो मुझे यहीं से ही उसके सर्टिफिकेट मिलना चाहिए उस कंपनी की तरफ से, ताकि वो मेरे वहाँ पहुँच के ऊपर ये ना कह सके कि आपका माल सही नहीं है। यहीं उसकी पेमेंट होनी चाहिए। हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, उस पर हमें एडवांस पैसा देना पड़ता है। अगर एक्सपोर्ट करते हैं हम अपना कुछ, तो हमें फिर वेट करनी पड़ती है, और हमारा जो माल यहाँ से जाता है उसको ये कह करके बाहर बैठे लोग कह देते हैं कि इसकी क्वालिटी सही नहीं है, मजबूर होकर के उसको समुद्र में डंप करना पड़ता है। सरकार ने जब समझौता किया तो इस किस्म की कोई शर्त साथ में नहीं रखी, उसकी वजह से भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। खास करके जो खाद्य पदार्थ हैं, उनमें खाद्य पदार्थ में हमारे सामने बड़ी मुसीबत आएगी। दालें जितनी भी हैं, आज की तारीख में हम अपने यहाँ दालों का उत्पादन करते हैं, वहाँ से जो अमेरिका से जो माल आएगा उसके ऊपर हम कोई टैरिफ नहीं लगा सकते, कोई टैक्स नहीं लगा सकते, और वहाँ से जो आएगा उस पर तो टैरिफ नहीं है। अगर हम कोई सामान बेचेंगे उस पर टैरिफ है। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि इससे मार किसको पड़ेगी। इससे किसान को सबसे बड़ी मार पड़नी है। यहाँ हमारे से एक्सपोर्टर जो है वो सस्ते में खरीदता है, और बाहर से और सस्ते में ला करके हमें और ज़्यादा सस्ते पे बेचने पे मजबूर कर देंगे। ये 3 काले कानून से भी ज़्यादा खतरनाक मामला है। समय रहते हुए किसान कम्युनिटी को और खास करके किसान नेताओं को, जो समय समय पे किसानों की आवाज़ उठाने वाले हैं, उनको इसको पूर्ण रूप से स्टडी करना चाहिए और इसका खुल करके सबको मिल करके विरोध करना चाहिए, ताकि हम हमारे देश के किसान को बचा सकें। मैं अपनी तरफ से सारे किसान नेताओं को, क्योंकि मैंने उस दौरान लंबे समय तक उस आंदोलन में अपनी एक जिम्मेदारी निभाने का काम किया, मैं उन सबको अपनी तरफ से चिट्ठी भी लिखूंगा और बाकायदा तौर पे पूरी तरह से इसको स्टडी कर रहे हम लोग, एक एक चीज़ अवगत कराएंगे और हम प्रदेश भर के किसान में इस चीज़ को लेकर के जागृति भी पैदा करेंगे। सरकार से सीधी सी मांग है कि इस तरह का जो फैसला आपने लिया है, जो बिना किसानों के साथ बैठक करके दबाव में आकर के जो एक समझौता किया है, इस पे पुनर्विचार करो। अदरवाइज किसान देश का जो है फिर मजबूर होकर के सरकार के खिलाफ सड़कों पे आएगा और फिर से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। जो भी फैसला किसान यूनियन में बैठ करके आपस में इस पे लेगी, हमारी पार्टी पूर्ण रूप से इस मामले में उनके साथ खड़ी होगी। तो इस पूरे मामले में सरकार का कई बार बयान आया है और उनका कहना है कि कृषि को अमेरिका के साथ जो डील हुई उससे बाहर जो रखा गया है। हाउस में भी, संसद में भी जो है मंत्री पीयूष गोयल है, उन्होंने भी कहा संसद में इसके ऊपर पूरी तरह से चर्चा ही नहीं हो सकी। संसद में तो चर्चा इसलिए नहीं हो सकती कि स्पीकर का जो रवैया था अब की बार का, आपने अनेक मेंबर पार्लियामेंट को देखा होगा जो बाहर खड़े होकर के ये कह रहे थे कि हमें अब की बार बोलने का ही मौका नहीं दिया गया, जबकि पार्लियामेंट के अंदर तो 100 से ज़्यादा पार्टियों के लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों में। जब कभी भी इस तरह के इश्यूज के ऊपर आपस में चर्चा हो तो फिर खुला समय मिलना चाहिए। ये देश से जुड़ा हुआ मामला है, ये किसान वर्ग से जुड़ा हुआ मामला है। जो 65% लोग हैं, ये उनके भविष्य की बात है। आप अपनी असेंबली में देख लो, गवर्नर एड्रेस के ऊपर मुश्किल से मेरे ख्याल एक मेंबर को ये 5 मिनट का समय देंगे। गवर्नर एड्रेस जो है, आप अगर उसको पूरा पढ़ते हो तो उसको पढ़ने में भी 1 घंटा समय लगता है।
और आप उसके ऊपर चर्चा में हिस्सा जब लेते हो तो केवल 5 मिनट। कितने इश्यूज होते हैं गवर्नर एड्रेस पे। हर चीज़ को सरकार अपनी बड़ाई करवाती है कि हमने ये किया है, हमने ये किया है। तो सरकार की कमियां और खामियां आप निकालोगे, बताओगे, सरकार को सचेत करोगे इस बात के लिए कि आपको अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपको 5 मिनट का समय मिलना चाहिए? इस पर खुल करके चर्चा हो तभी जा करके सारी चीज़ें आएगी। ये जो मामला है ट्रेड वाला, इस पर तो सरकार ने चर्चा कराई नहीं। जो मेंबर्स इस पर बोलना चाहते थे उन्हें बोलने की बजाय ये कह करके कि भी कुछ सांसद शोर मचा रहे हैं और इसको सस्पेंड करते रहे, हाउस को स्थगित करते रहे। ये कौन सा तरीका है? आपने पहले जब ये ट्रेड करनी थी उसके साथ, तो उससे पहले सारे सांसदों को आपने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? आपने बताया क्यों नहीं कि हम ट्रेड करने जा रहे हैं, इस तरह का समझौता करने जा रहे हैं? ये सारी चीज़ें पहले चर्चा का विषय होनी चाहिए थी। कांग्रेस एमपी कुमारी सहगल ने संसद में किसानों का मुद्दा उठाया। आप कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने खुद जवाब दिया है कि हरियाणा के 25 लाख किसानों पर 60,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज है। कुमारी सहगल ने कहा कि मुआवजा नहीं मिल रहा है। और आप ये देखो ना, एक तरफ तो केंद्र की सरकार ये बात स्वीकार करती है कि 60,000 करोड़ का कर्जा हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों के ऊपर है। दूसरी तरफ 4 लाख करोड़ का कर्जा जो है प्रदेश की सरकार के ऊपर है। और आप ये कहते हो कि हमने बहुत विकास कराया है। विकास कहाँ कराया है? अगर विकास होता तो फिर कर्जा थोड़ा ही होता। इसका खास करके नुकसान जो है डेयरी उत्पादन पे होगा। और डेयरी उत्पादन कौन करता है? छोटा किसान। हर गांव के अंदर है जो गरीब आदमी है, जिसका पास जमीन नहीं है, जो अपने घर का गुजारा करने के लिए 2 या 3 पशु रखता है और उस पशु से दूध का उत्पादन करके उसको बेच करके कहीं अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसको उसका सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। डेयरी के साथ साथ जो कॉटन की खेती करने वाले लोग हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये 3 स्टेट सबसे ज़्यादा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये बहुत प्रभावित होगी कॉटन से। क्योंकि वहाँ की जो कॉटन है अमेरिका की जो है वो हमारे से बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारे पास तो सबसे बड़ी दिक्कत कॉटन में इसलिए आज है कि कॉटन का सीड जो है, जो हमें बाहर से मिलना चाहिए, उस पर बैन लगा हुआ है। गुजरात की कंपनियां जो है अपनी मर्जी, मनमर्जी तरीके से हमारे को कॉटन का सीड, अपना सीड जो है लेने पे मजबूर करती है। उस सीड को हम जब बोते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि खड़ी फसल जो है 2-4 दिन में ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो 4 दिन पहले ऐसी दिखाई देती है कि अब की बार तो ये 25, 30, 40 मन तक भी हो सकती है, लेकिन 2-3 दिन में ऐसी बीमारी आती है कि उसके सारे पत्ते जो हैं, जैसे किसी ने आग लगाई हो, इस तरह से नीचे से झुलस जाते हैं। उसका जो टिंडा होता है जिसमें से कॉटन पैदा होती है, उसमें एक सुंडी आ जाती है, पिंक सुंडी के नाम से, वो उसको अंदर ख़त्म कर देती है। उसका कोई इलाज नहीं है। जबकि पाकिस्तान है कॉटन के मामले में हमारे मुल्क से आगे है। वहाँ 80 मन एकड़ की कॉटन होती है, क्योंकि उनके यहाँ पे सीड जो है वो एडवांस आता है। उनके यहाँ सीड पे पाबंदी नहीं है। हमारे यहाँ पे पाबंदी, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। जिस चीज़ से हमारा उत्पादन बढ़े वो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, और हमें मजबूर होकर के जो सरकार ने तय कर रखा है उन कंपनियों से लेना पड़ता है। ना हमें अच्छा सीड उपलब्ध होता है और ना ही हमें अच्छी कीड़े मार दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, वो भी डुप्लीकेट है।
उसका खामियाजा जहां हमें भुगतना पड़ रहा है वहीं अब इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। जेनेटिक वीज जो है उसका यूएसए में उत्पादन है, वो हम ले नहीं सकते, वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। एमएसपी जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है, एमएसपी हमें मिलती नहीं। कहते तो हैं कि 24 फसलों पे एमएसपी देते हैं। पूरे देश के अंदर केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी है जब एमएसपी तय करती है तो किसान के पूरे देश की फसल को खरीदा जाए। स्टेट में नहीं, एक हरियाणा स्टेट जैसे से नहीं खरीद सकते तो देश से तो खरीदना बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीजें जो है हमारा पहले नुकसान कर रही है, अब ये आने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो लीगल ऑप्शन भी देखी जा रही है पार्टी की तरफ से, इसमें लीगली इसको चैलेंज किया जाए क्योंकि बीजेपी कहती है कि अभी ड्राफ्ट नहीं किया गया, ना ही डिटेल्स किसी के पास है, सिर्फ नहीं तो फिर जब ड्राफ्ट नहीं किया तो फिर समझौता क्यों किया? समझौते जो होते हैं वो बाकायदा तौर पे पहले ड्राफ्ट किए जाते हैं, उनमें लिखा जाता है कि क्या क्या समझौता करना है। आपसे भी कोई चीज़ का मैं एग्रीमेंट तो बढ़ाऊंगा, सेल एग्रीमेंट बनता है कि नहीं बनता है? तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी। बीजेपी अगर ये कहती है कि कोई ड्राफ्ट नहीं है अब तक, तो फिर जी बीजेपी पे तो अमेरिका का बहुत बड़ा दबाव है। क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की ऐसी, जो बिना ड्राफ्ट तैयार किए बिना उसने समझौता कर दिया? फिर उस पर किस चीज़ की चर्चा है? लीगली भी सर चैलेंज किया जाए, लीगली तौर पर। हम इसको लीगली देखेंगे। पहले एक चिट्ठी हम अपने सारे किसान नेताओं को लिखेंगे, इसको सारे को अच्छी तरह स्टडी करके उनका क्या व्यू आता है। अगर इसके लिए कहीं कल को फिर से सड़कों पे उतरना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आपके माध्यम से प्रदेश के बुजुर्गों को बधाई देता हूं कि हमारे प्रदेश का बुजुर्ग लामबंद हुआ, जिसकी पेंशन काटी गई थी 74,000 से ज़्यादा लोगों की, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे भरोसा जता करके और अपने वीडियो डाल दिए थे कि हम 20 तारीख को आएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे इस बात के लिए कि वो बुजुर्गों को दी हुई सम्मान पेंशन चौधरी देवीलाल की उसको बहाल करे और 200 रुपये अनाउंसमेंट के हिसाब से जो मुख्यमंत्री के थे वो भी दे। और सरकार को मैंने आपके माध्यम से चेतावनी दी थी, जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि मुख्यमंत्री जो है लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। अब मुख्यमंत्री से विधानसभा में हम ये बात पूछेंगे, हमारे एमएलए जो है, कि आपने ये कहा था कि 1,05,000 बुजुर्गों की डेथ होगी, इसके लिए पेंशन रुक गई, काटी गई। तो फिर अगर बुजुर्ग 1,05,000 मर गए थे तो फिर आपने सबकी पेंशन जारी कैसे कर दी? फिर आपने ये कैसे कह दिया कि उन 75,000 बुजुर्गों की, 72,000 बुजुर्गों की जिनकी पेंशन रोकी गई थी उनको भी दे दी जाए? इसका मतलब आपने बहुत बड़ा झूठ बोलने का काम किया था। इससे ज्यादा मेरे ख्याल मुख्यमंत्री के पद पर रह करके उस पद की गरिमा को कोई कम नहीं कर पाया होगा जितना इन्होंने कर दिया। हम बाकायदा तौर पे इस पे काम रोको प्रस्ताव देंगे और इस पे चर्चा करवाने पे सरकार को मजबूर करेंगे। विजय दिवस मनाने, बुजुर्ग विजय दिवस की मनाने की तैयारी 20 तारीख को बुजुर्ग विजय दिवस मनाएंगे और वहीं हम सरकार को हाउस में ये पूछेंगे कि आपने पेंशन किस आधार पर रोकी, क्या क्राइटेरिया था? जो इनके मंत्री बड़बोले बोल रहे थे, जो कह रहे थे हमें 48 साल वाले को कैसे दे दें, अब उससे पूछना मिले जब
हाउस में तो हम पूछेंगे, तुम भी पूछ लेना कि तू कह रहा था ना पेंशन में जांच कराएंगे, अब नाक रगड़ना पड़ा कि नहीं रगड़ना पड़ा? 200 साथ में देने पड़े कि नहीं देने पड़े? अगर हमारे जो लिए हुए फैसले हैं उनको कहीं भी रुकावट पैदा करने की कोशिश इस सरकार ने करी तो सरकार को हर दफा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, युवाओं का मुद्दा जो है वो लगातार चल रहा है भर्ती को लेकर, एचपीएससी को लेकर भी जो है आपका क्या स्टैंड है? हमने कॉलिंग अटेंशन उसके लिए देंगे, हम इस पे भी हाउस में चर्चा करेंगे। आप पर्ची और खर्ची की बात करते हैं कि बिना पर्ची और बिना खर्ची की सरकार है। खेमका जब एसीएस था इस डिपार्टमेंट में आपके वेयर हाउसिंग का, तो उसने 100 और कुछ लोगों की भर्ती करी थी बिना किसी नोटिस के बिना, और वो सारी भर्ती जो है खर्ची के साथ हुई थी, पर्ची के साथ हुई थी। उसके ऊपर कोर्ट ने सरकार की तरफ से ये पूछा कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, भर्ती ठीक है या गलत है? बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के बिना, बिना किसी नोटिस के बिना कोई भी अगर भर्ती की जाती है तो सरकार उस भर्ती को करती है, तो फिर लोग उसको चैलेंज करते हैं, सरकार को उस पर जवाब देना पड़ता है। सरकार ने कोई जवाब देने की बजाय चुप होगी, साइलेंट होगी, खेमका को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। हम इस इशू पे भी विधानसभा में सरकार से पूछेंगे। हम अपने नौजवानों के भविष्य के साथ सरकार को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। बजरंग पुनिया का एक बयान सामने आया है, उन्होंने देश में खेल के भविष्य पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि अच्छे खिलाड़ी जो है वो विदेशों में जा रहे हैं, तो इसलिए बेहतर नीति जो है खिलाड़ियों के लिए भी और कोचेस के लिए भी प्रदेश में बनाई जानी चाहिए। इस पर आप? बीजेपी तो कैसे प्रदेश के लोगों को लूटा जाए, कैसे सरकार के पैसे को लूटा जाए, इसकी नीति बनाने का काम करती है। मैंने पीछे भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, बीजेपी का हर एमएलए, बीजेपी का हर मंत्री, इवन मुख्यमंत्री, सब जो है कॉलोनाइजर हैं, कॉलोनियां काटने में लगे हुए हैं, लाइसेंस लेने में लगे हुए हैं। आम आदमी अगर लाइसेंस के लिए जाता है तो उसको उसके लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, उसको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर सरकार में बैठे लोग ये कहेंगे कि आप बताओ किसको पैसे देने पड़े, तो वो भी मेरे पास है। हम सरकार से ये पूछेंगे कि अब तक कितने लोगों को कॉलोनियों के लाइसेंस आपने दिए, उसमें कितने एमएलए शामिल है, कितने मंत्री शामिल है। एमएलए और मंत्री ने डायरेक्ट अपने नाम से लेने की बजाय अपने परिवार के सदस्यों के नाम से ले ली। ये तो केवल कॉलोनियां काटने में लगे हैं, पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अभी सर रणजीत चौटाला जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने संपत सिंह जी को लेकर जो है उन पे आरोप लगाए कि इनको तो हमने हुक्का भरने के लिए रखा था और उनको जो है वहाँ पे मंत्री बना। जिसकी जैसी सोच होगी उसी तरह की भाषा बोलेगा उनका। मैंने आपसे कई दफा कहा है, जिन लोगों ने जिन लोगों को नकार दिया, आपके दिमाग से अब तक निकले नहीं वो, आप भी निकाल दो। सर, एक प्राइवेट स्कूलों का मामला चल रहा है हरियाणा में। आरटी के तहत सरकार ने जवाब मांगे थे, कुछ स्कूल नहीं दे पाए। 17 स्कूल हैं पूरे हरियाणा में, उनकी मान्यता को रद्द करने की अब सरकार ने धमकी दी है कि उनकी मान्यता को रद्द किया जाएगा। कोई मान्यता रद्द नहीं करेंगे, ये उनसे पैसे इकट्ठे करेंगे और खा जाएंगे। मान्यता रद्द के नाम पे बहुत बार पैसे इकट्ठे हुए। ठीक है, बहुत धन्यवाद।